तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बी कीपिंग का। आज उससे पहले बताओ फटाफट, होमो और हेट्रो इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी? वेरी गुड, होमोजाइगोसिटी। एंड व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन? सब रिप्लाई करो। 2 ही 3 ने जिम्मेदारी ले रखी है क्या पूरे क्लास की? We can avoid sexual transfer if any, as there is no physical contact. Homo, okay, we can avoid. Yes, correct. Homozygosity, correct है बेटा। अनुष्का, खुशी, रोनाल, रिप्लाई करो बेटा। तहरीन, वैदेही, श्रुति, कोई डाउट है क्या बेटा? क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कल की क्लास का? दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन पुट होने के चांस है। एक प्रिडिक्शन रहता है कि पैटर्न देख के हम लोग मतलब टीचर्स को एक प्रिडिक्शन रहता है कि इस पोर्शन से इस साल क्वेश्चन आ सकता है। तो देयर इज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन स्ट्रेटजीज फॉर ह्यूमन एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, जहां से क्वेश्चन इस साल पुट हो सकते हैं। आएंगे 2 ही क्वेश्चन, लेकिन वो किस पोर्शन से आएंगे, रिपीट कब से नहीं हुए हैं या कभी पूछे नहीं गए, ऐसा पोर्शन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऐसे पोर्शन है इस चैप्टर में। Ma'am, we are not making the animals to make physically, so can we avoid the spread of sexually transmitted disease? Yes, we can avoid it. सेम एप्लीकेबल है क्योंकि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसी तरीके से इंटरनल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सेम है। टेट्रापोडा की ही हम बात कर रहे हैं अभी सबकी, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, या पाइसिस की बात कर रहे हैं तो भी हम वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं ना बेटा, तो वी कैन दीज आर एप्लीकेबल। जिस तरीके के वहाँ पे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज का ट्रांसमिशन हो सकता है, सेम वे में एनिमल्स में हो सकता है, जैसे आपने ह्यूमन में पढ़ा है। Multiple breeding in same breed cause depression in reproduction. Multiple breeding, repetitive breeding कर सकते हो बेटा, that will be more accurate. Depression in reproduction and productivity. Okay, last question, उसके बाद हम लोग start करते हैं beekeeping. What is the method by which you can overcome with the inbreeding depression? Which method we have to use to overcome with inbreeding depression? Outbreeding, very good. ठीक है, एंड अब मैं पूछ नहीं रही हूँ, स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर। आउटब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग एंड इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग, एनी कंफ्यूजन? आउटब्रीडिंग करेक्ट बेटा, कोई कंफ्यूजन वहां से? ओके तो लास्ट पोर्शन जो हमारा रहेगा बेटा इस एनिमल ब्रीडिंग में, उसमें हमें अब देखने हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अगर हम एनसीईआरटी से देखें तो अब हमें बी कीपिंग एंड फिशरीज को पढ़ना है। ठीक है, बी कीपिंग जो एपिस उसका जीनस का नेम है हनी बी का। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ बेटा, इसका रिप्लाई यहाँ नहीं करोगे, जस्ट आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करो। ठीक है, लिसन केयरफुली। व्हाट इज ड्रोन? फीचर्स ऑफ ड्रोन? पार्थेनोजेनेसिस? ठीक है, रॉयल जेली। कुछ टर्म मैं लिख रही हूँ, इसको एक्सप्लेन कर दोगे बस। एंड parthenogenesis, royal jelly, and और which will be fertile in case of honey bee? फर्टिलिटी किस में होती है? वर्कर बी की कैरेक्टरिस्टिक्स। इस तरीके से एक तुम बी का कॉन्सेप्ट पहले पढ़े हुए हो, वहां से इन क्वेश्चंस के आंसर करोगे। ठीक है बेटा, और एक और व्हाट टाइप ऑफ
माउथ, ठीक है। माउथ के डिफरेंट एडॉप्टेशन है ना इंसेक्टा में, तो किस तरीके का माउथ यहाँ पे होगा हनी बी में। तो बी कीपिंग और एपीकल्चर इज द मेंटेनेंस ऑफ हाइव्स ऑफ हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। एक तरीके का ये भी कैसे प्रोसेस है कि हम कुछ ऐसे बिजनेस कर रहे हैं ऐसे जिससे प्रोडक्टिविटी, कुछ प्रोडक्ट्स जैसे हनी, यहाँ पे डायरेक्ट एक प्रोडक्ट है कि हनी को हम हनी के प्रोडक्शन का बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप नेचुरल सोचो तो नेचुरल रिक्वायरमेंट क्या है, आपको फ्लावर्स चाहिए, आपको हनी भी चाहिए, ठीक है, आपको नेक्टर चाहिए, और बाकी तो नेचुरल मैकेनिज्म है, एकदम नेचुरल। अभी मैं पूछ रही हूँ नेचुरल आपको चाहिए तो आपको क्या चाहिए, आपको फ्लावर्स चाहिए, फ्लावर्स का है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में है, और आपको क्या चाहिए, पॉलिनेशन करने वाली हनी भी चाहिए, ठीक है। हनी के प्रोडक्शन की बात करें इसलिए मैंने स्पेसिफिक कर दिया, हनी भी चाहिए एंड उसका एक घर चाहिए, ठीक है बेटा, तीन चीजें चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में अगर हम बात करें, अभी हम डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, छोटी छोटी बातें, एक बड़ी ऐसे विजुअलाइज करें तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा प्लेस चाहिए जहाँ पे बी प्रेजेंट हो, हनी भी प्रेजेंट हो, जहाँ पे उसके रहने के लिए प्लेस हो, उसका वो जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, हनी कॉम्ब या हाइव्स बोलो उसको, वो प्रेजेंट हो सके और वो दूर तक ना जाए, इसलिए हमें उस नियर बाई एरिया में हमें क्या चाहिए, फ्लावर्स चाहिए। नेक्टर इज द सोर्स ऑफ हनी, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक ब्रांच मैंने बताई थी, स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन हनी, वो भी बताओगे मुझे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करोगे व्हाट्सएप पे। तो एपीकल्चर बेसिकली रिलेटेड टू बी कीपिंग, एंड जब हम एपीकल्चर कर रहे हैं, कल्चर मीन्स किसी चीज को प्रोपोगेट करना, किसको प्रोपोगेट कर रहे हैं, यहाँ पे बी को प्रोपोगेट करते हैं, पर्पस क्या है, हनी को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेना, एंड हनी और पैरेलली हमें एक वो जो मेजर और प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज बी वैक्स, उन दोनों को प्रोडक्ट के फॉर्म में लेना और उसके प्रोसेसिंग करना एंड देन मार्केट में रिलीज करना। एक ब्रांच है बेटा, बायोलॉजी की ब्रांच है, इन विच वी स्टडी अबाउट द पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट इन हनी, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स किस तरीके, पॉलन ग्रेन्स की स्टडी करेंगे ना हम, जब वहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, हनी भी बन रहा है, नेक्टर वगैरह लेके आ रही, तो वहाँ पे कुछ पॉलन ग्रेन्स भी प्रेजेंट होंगे, उनकी स्टडी करते हैं, ये मैंने रिप्रोडक्शन वाले पोर्शन में बताया होगा, ठीक है बेटा। तो अब हम प्रोडक्ट के लिए एक एरिया में एक जगह पे कल्चर कर रहे हैं, ठीक। एनसीईआरटी पे आने के पहले पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट फटाफट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। हनी बी इज यूज्ड इन एपीकल्चर, एपीकल्चर में हनी बी का ही कल्चर होगा। स्पीसीज ऑफ हनी बी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हनी बी, क्या हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हनी बी के बारे में हमें बैकग्राउंड स्टडी करनी पड़ेगी, उसका क्या नेचर है, क्या लाइफ स्पैन है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में रोल प्ले कर रही है, वो सब हमें बैकग्राउंड में नॉलेज होना चाहिए। लाइफ हिस्ट्री हो गया, मेथड्स ऑफ बी कीपिंग, किस तरीके से हम उनको एक ह्यूमन कंट्रोल इन्वायरमेंट में कल्चर कर सकते हैं, उसकी हमें एक ट्रेनिंग होनी चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ बी कीपिंग, हम उससे क्या प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी, हाइजीनिसिटी को हम किस तरीके से पूरा मेंटेन कर सकते हैं, ये हमारा एपीकल्चर का एक बैकग्राउंड नीड रहेगा। वाई बी कीपिंग, इट इज नोन एज बी कीपिंग और एपीकल्चर फ्रॉम लैटिन वर्ड एपिस, एपिस इज जीनस एंड एपिस मीन्स होता है बी, इज द मेंटेनेंस ऑफ हनी बी कॉलोनीज कॉमनली इन हाइव्स बाय ह्यूमन। क्लियर बेटा। एक हम नेचुरली देखते हैं कि हनी बी पूरा हनी कॉम हनी हाइव्स बना रहा है, वहां पे वो नेचुरली शहद को प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन हम उसका जब ह्यूमन कंट्रोल में कल्चर कर रहे हैं, ह्यूमन कंट्रोल में उस प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर रहे हैं, दैट विल बी एपीकल्चर। क्लियर। अ बी कीपर या यू कैन से एपियरिस्ट, एपीकल्चर करने वाला आर्टिस्ट क्या हो गया, एपियरिस्ट, keeps bees in order to collect their honey and other products that hive produces। hive से और क्या क्या प्रोडक्ट्स हो सकता है, एक मेन है कि बीज वैक्स और एक है पॉलन, पॉलन ग्रेन्स वहां पे हमें मिलेंगे। अगर पॉलन ग्रेन की भी प्रॉपर्टी मैंने बताई है बेटा, पॉलन ग्रेन मेडिसिन में भी यूज होता है, ठीक है, उसको भी हम ऑब्टेन करने के लिए हनी का जो उसके प्रोडक्ट्स हैं उसको स्टडी करते हैं। टू पॉलिनेट hive produces to pollinate crops or to produce bees for sale to other beekeepers, ठीक है। और एक जगह हाइव मेंटेन हो गया तो ऑब्वियसली आप नया हाइव आपको बनाना है,
क्वीन बी को अगर वहां से आप ले जाओगे और उस या तो पूरे आप बंच को भी कर सकते हो ट्रांसफर, या आपको एक नया हाइव डेवलप करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सेलेक्ट द क्वीन बी, ट्रांसपोर्ट द क्वीन बी के साथ अपना पीछे पीछे उनकी जो हार्मोनी आपस में मेंटेन है बीज की, जो उनका नेचर है, जो उनकी लाइफ स्पैन का जो एक दूसरे से इंटरेक्शन का नेचर है, क्वीन बी के साथ साथ वो खुद ही पीछे ड्रोन और वर्कर भी माइग्रेट कर जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? बेस समझ में आया? ठीक है, ठीक। अब हम कुछ कर रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस होगी, जो कि इसमें हिडन ही था, मैं बोल ही रही हूँ आपको। प्रोवाइड्स हनी अ वैल्यूएबल न्यूट्रिशनल फूड है। हनी के अगर आप रिसोर्सेज की बात करो तो ये डाइट में भी यूज हो रहा है। मेडिसिन में आयुर्वेदिक, अगर आपने किसी को मेडिसिन लेते हुए देखा होगा तो मोस्ट ऑफ द आयुर्वेदिक मेडिसिन क्योंकि कड़वी होती हैं तो उसको हनी के साथ लेने का सजेशन दिया जाता है। क्लियर? हनी, प्योर हनी इज डिफरेंट। जब आप मेडिसिनल किसी स्टोर से, आयुर्वेदिक स्टोर से आप हनी लेते हो तो वो आपको अलग हनी मिलता है। जो आप डाबर हनी वगैरह देख रहे हो इसमें शुगर का रहता है, मिक्सिंग रहता है, मतलब दैट इज नॉट अ प्योर काइंड ऑफ हनी। ठीक। अवेलेबल, और एक ऐसे ही जनरल नॉलेज की चीज बताऊं, अगर आप प्योर हनी को टेस्ट करना चाहो ना तो आप हनी गिरा दोगे तो उस पर कभी चींटी नहीं आएगी। ठीक है, आप उसको छोड़ दो थोड़ी देर हनी गिरा के, वो टेस्टिंग होता है प्योर हनी का, तो उसमें चींटी नहीं लगती है। ठीक। और मिक्स्ड हनी को आप गिराओगे तो आपने ये अपने किचन वगैरह में या कभी यूज किया होगा तो इस चीज से आप खुद ही इंटरेक्ट हुए होगे, आप उस देखो उस डब्बे पे जरूर चींटियां होंगी, वो मिक्स्ड ही रहती है। प्रोवाइड्स बीज वैक्स, बीज वैक्स पॉलिशिंग इंडस्ट्री वगैरह में यूज होता है। इसका एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे पॉलिश तो समझ में आ रहा होगा। एक तुम लोगों ने घरों में फर्नीचर में देखा होगा माइका, सन माइका लगती है ना, जो शाइनिंग सा अपीयरेंस होता है टेबल वगैरह के ऊपर, उसके लिए भी यूज होता है बी वैक्स। हनी बीज आर एक्सेलेंट पॉलिनेटिंग एजेंट, thus increasing agriculture aid in terms of actual value. This advantage exceeds the other two. अब जो उसका नेचुरल एक एडवांटेज जो हमारे इकोसिस्टम को या इन्वायरमेंट को मेंटेन करने में हनी भी रोल प्ले कर रही है भाई, इसको तो टॉप प्रायोरिटी पे हमें रखना है कि इट इज अ पॉलिनेटिंग एजेंट। पॉलिनेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल तो पॉलिनेशन हो गया, क्योंकि एक नई लाइफ को ये मेंटेन कर रहा है। हनी प्रोडक्ट हो गया जिसको हम यूज कर रहे हैं, हम वैक्स को यूज कर रहे हैं, लेकिन पॉलिनेशन तो एक न्यू लाइफ को जनरेट कर रहा है। तो एमंग अगर आपको मेनली या मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है अभी इस स्टेज पे, बस आप नॉलेज के लिए कि आप किस तरीके से सीक्वेंस दोगे, तो उसमें पॉलिनेशन ऑन द टॉप मोस्ट। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा। अब मैं आपको कुछ इमेज दिखाती हूँ। चलो इमेज हम बाद में देखते हैं, सीक्वेंस थोड़ा अरेंज करके मैं पीडीएफ जब सेंड करूंगी ना तो तुम वहाँ पे देखना उनको, मतलब इंफ्रा के साथ इसमें लगा रखा है मैंने इमेज, शायद ये अपडेट वाली फाइल नहीं होगी क्योंकि अभी मैं मीटिंग में देखी भी नहीं लास्ट में। तो यहाँ पे देखो, अब एनसीईआरटी के पॉइंट से इस चीज को देखते हैं और फोकस करना है, इसमें से हमें क्वेश्चन निकालना है। जैसे वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इज एपिस इंडिका, जो स्पीसीज है यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हें बीच में, एपिस इंडिका। ठीक है, ये लेस एग्रेसिव होती है। अब हमें सबने मधुमक्खी के काटने की घटनाएं सुन रखी होगी। ठीक है, अगर एक पूरा आप पे अटैक ही हो जाए तो इट विल कॉज द डेथ। अगर ह्यूमन बींग पे मधुमक्खी के अटैक से बहुत सारी डेथ की भी रिपोर्टिंग सुनी होगी। तो एपिस इंडिका इंडियन स्पीसीज, एक इंडियन मधुमक्खी की ऐसी स्पीसीज है जो लेस एग्रेसिव में आती है। ठीक है, थोड़ा रहम कर देती है। नाउ यहाँ से देखते हैं, इट हैज बीन एन एज ओल्ड कॉटेज इंडस्ट्री। ये कोई नई नई बनाई हुई इंडस्ट्री नहीं है। जब नॉलेज आ गई कि हाँ ये पॉलिनेटिंग एजेंट है, हाँ ये शहद बना रहे हैं, तो इसको फिर मतलब यूज में लाने लगे थे लोग। ठीक है, दिस इज अ सोर्स ऑफ इनकम। तो एक पुरानी इंडस्ट्री है ये, इसको हम इनहेंस जरूर कर सकते हैं, प्रॉपर्टी टेक्नोलॉजी को ऐड करके इनहेंस कर सकते हैं।
Honey is a food of high nutritive value and also find use in indigenous system of medicine. Indigenous means जो हमारा indigenous system क्या है, आयुर्वेदा, उसके लिए लिखा है. Honey bee also produces beeswax which finds many uses in industries such as in the preparation of cosmetics and policies of various kinds. तो ये सब आपके क्वेश्चन है. प्रोडक्ट का यूज आपको देखना ही होगा, प्रोडक्ट ही तो फॉर्म करना है, तभी तो हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. तो ये क्वेश्चन है आपके. द इंक्रीज डिमांड ऑफ हनी हैज लीड टू लार्ज स्केल बी कीपिंग प्रैक्टिसेस. It has become an stabilized income generating industry whether practiced on a small or on a large scale. अब हमें इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है बेटा कि यहाँ पे हमें डिमांड है, मतलब कहते हैं ना कि किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी. ठीक, डिमांड हाई होगी तो सप्लाई बढ़ानी पड़ती है. अदरवाइज दोनों के बीच में एक ग्राफ, ये मार्केटिंग का ग्राफ है, उसमें नहीं जाते हम लोग. सेल्स का ग्राफ होता है किस तरीके से मार्केट स्ट्रेटेजी करते हैं. तो डिमांड है तभी सप्लाई बढ़ानी होगी. और ये एक ऐसा फील्ड है जिसका डिमांड तो है, ठीक है, हम मेडिसिन या हम एज अ फूड यूज तो कर रहे हैं इसको, और इसमें टोटली नेचुरल प्रोसेस को ही यूज हो रहा है. हमने क्या किया है, हमने हाइव्स बना ली. ठीक, अब हम मधुमक्खी तो बनाए नहीं है ना, मधुमक्खी को तो ग्रो करा रहे हैं, उनकी नेचुरल लाइफ साइकिल चल रही है, वो डेवलप हो रहे हैं. हमने क्या किया, मधुमक्खी के छत्ते बना लिए आर्टिफिशियल मीन से, और उसको बना दिया और उस पर लाके मधुमक्खी की कॉलोनी को छोड़ दिया गया है. क्लियर बेटा. तो उससे क्या हो रहा है, हम उस रेट को, वो जो नेचुरली अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने कहीं मतलब हैबिटेट में, वो पेड़ों पे या पुरानी बिल्डिंग्स में मधुमक्खी के छत्ते दिखते थे, तो वहां से कलेक्ट करना एक टफ प्रोसेस होता है. तो एक प्रॉपर एरिया में उस चीज को हमने नेचुरल जनरेट कर दिया और उसके नियर बाई का एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया, और बहुत ही इजी वे में हम एक अच्छा कहें कि बिजनेस डेवलप कर सकते हैं इससे. बी कीपिंग्स कैन बी प्रैक्टिस्ड, और अगेन यहाँ पे भी हायरार्की या क्वालिटी के बेसिस पे कि किस तरीके का क्वालिटी उस हनी का है. जैसे फ्लेवर्ड हनी भी आते हैं, ठीक है, तो उस तरीके का है. तो आप नियर बाय जो जिस भी, जैसे मैंगो फ्लेवर है, तो मैंगो के ही जो बगीचा मैंगो का गार्डन है उसमें आपने ये एपिकल्चर कर दिया, तो नेचुरली वो मैंगो के फ्लावर से बना हुआ होगा, नियर बाय ही एरिया में कर रहे हैं, तो उस हनी में नेचुरल फ्लेवर आ जाता है हनी भी मैंगो का. क्लियर बेटा, समझना इस चीज को थोड़ा, कुछ ऐसे बड़ी बात नहीं है. इसी तरीके से अगर स्ट्रॉबेरी के गार्डन में है, स्ट्रॉबेरी के बगीचे में, तो उसमें क्या आ जाएगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर आ जाएगा. तो एक तरीके का ये फॉरेन में बिजनेस है, अलग अलग टाइप के प्योर हनी का और फ्लेवर्ड हनी का. इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट डिमांड के अकॉर्डिंग वहाँ पे सप्लाई को मेंटेन किया जाता है, या डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है. So beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrub, fruit orchids and cultivated crops. जिस जहाँ पे आपको इस तरीके का बी के रहने के लिए सर्वाइवल करने वाला हैबिटेट दिख रहा है, वहाँ पे छोटे श्रब्स प्रेजेंट है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट प्रेजेंट है, फ्रूट ऑर्किड्स एंड कल्टीवेटेड क्रॉप्स होंगी, तो अगेन फ्लावर होंगे. इस तरीके का एक हैबिटेट अगर वहाँ पे प्रेजेंट है नेचुरली, या आप क्रिएट करो, तो उस जगह पे बी कीपिंग को इजिली किया जा सकता है. There are several species of honey bees which can be reared, जिससे ट्रीट किया जा सकता है, हम ऑप्टेन करते हैं, जिनको हम इस कल्चर में यूज कर सकते हैं, एपीकल्चर में. Of these the most common species is Apis indica. ठीक है, Apis is genus, Indica is species, written by the small letter and in printed form it is by italics. ये आपका फर्स्ट चैप्टर की इंफॉर्मेशन है, टैक्सोनॉमी वाले पोर्शन का. बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड ऑन द नंबर ऑफ बी हाइव्स, हम एक जगह पे केप्ट कर सकते हैं, ऑन द वरांडा ऑफ द हाउस और इवन ऑन द रूफ. बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव. यहाँ पे मैन पावर तो आपको कहाँ लग रही है बेटा, जब आपको शहद निकालना होता है या जब आप कॉलोनी को क्रिएट कर रहे हैं, उस वक्त मैन पावर लगी, बाकी टाइम में तो वो बी खुद ही सारे काम कर रही है. इज इट क्लियर? आप इसके पॉइंट्स अब देख लो फटाफट. Beekeeping through relatively easy does require some specialized knowledge. अब कहें कि आप कर रहे हो और उसको ट्रेनिंग देके कोई चीज कराई जाती है, तो आप उसको बेटर परफॉर्म कर सकते हो.
knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. The following points are important for successful beekeeping: knowledge of the nature and habits of bees, किस तरीके की बीज ले रहे हो आप, कौन सी बी की कौन सी ब्रीड ले रहे हो, ठीक है, selection of suitable location for keeping the beehives, catching and hiving of swarms, उनके बीच में swarming effect, group of bees जो रहेंगे उसको मेंटेन करना, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। मतलब नॉलेज अवेयरनेस होगा जितना उतना अच्छा आप बिजनेस कर सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ बीहाइव्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, सीजनल इफेक्ट उनके ऊपर होगा। एंड हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी एंड बी वैक्सेस, दैट स्टेप रिक्वायर्ड मेनली मैन पावर। Bees are the pollinators of many of our crop species such as sunflower, brassica, apple and pear. Keeping beehives in crop field during flowering period increase pollination efficiency and improves the yield, beneficial both from the point of view of crop yield and honey yield. अब जैसे आप देखो, आपने सुना होगा कि सनफ्लावर भी एग्रीकल्चर में यूज होता है, ठीक है, हम ऑयल लेते हैं, रिफाइंड लेते हैं सनफ्लावर से। तो इस तरीके के अगर जगह पे जहाँ पे सनफ्लावर की खेती हो रही है, जस्ट मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, जहाँ पे सूरजमुखी की खेती हो रही है, ठीक है, उसके पास आप नियर बाय कर लो अगर एपीकल्चर, तो आपको रिसोर्सेज मिल गया नेक्टर का एंड आपका एपीकल्चर भी हो रहा है। तो दोनों दोनों से आप कुछ ना कुछ प्रोडक्ट ले रहे हो और दोनों से आपकी इनकम आ रही है, ठीक है। जब हम वहां पे कौन सा एग्जाम्पल पढ़ाया था मैंने अभी, इन्वायरमेंटल इश्यूज वाले चैप्टर में, ठीक है। इंटर क्रॉप, इंटरमीडिएट क्रॉप, दो क्रॉप के बीच में हम कुछ ऐसे सोर्सेज को वहां पे डेवलप कर ले जिससे हमारी इनकम आए। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल कि आप उसी खेत में एक साइड में एपीकल्चर भी कर सकते हैं और आप दोनों को, दोनों प्रोडक्ट से आपकी इनकम आ रही है। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फिशरीज। फिशरी एज द नेम इंडिकेट इट डील्स विद फिशेस, बट फिशरी जब हम बोलते हैं तो फिशरी में सिर्फ फिशेस नहीं आती हैं, इसमें सारे जो आप सी फूड्स के देख रहे हो पोर्शन, चाहे वो ऑर्थ्रोपोड्स हो चाहे वो मोलस्कन्स हो, सब यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। फिशरी इज एन इंडस्ट्री डेवलप्ड टू कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश, शेलफिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स। A large number of our population is dependent on fish products and other aquatic animals। हम लिवर ऑयल लेते हैं, ओमेगा 3 के कैप्सूल्स वगैरह जो बनते हैं वो भी फिश के रिसोर्सेज से लेते हैं, सच एज प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ओयस्टर फॉर फूड। ये सब सी फूड में आ जाएंगे और मार्क करके रख लेना। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड कतला, रोहू एंड कॉमन कार्प। अब आपको एक ये मार्क करके रखना है, ठीक है, हो सकता है एक्सेप्शन में पूछ ले विच वन इज नॉट रिलेटेड टू फ्रेश वाटर फिशेज, ठीक है। तो कतला, रोहू, कॉमन कार्प एंड आ जाए आपको हिल्सा, तो वहां पे आपको ध्यान में रखना है कि मैराइन का हिस्सा है। Some of the marine fishes that are eaten include hilsa, sardines and mackerel and pomfret। इज इट क्लियर बेटा? एनसीईआरटी में 4 एग्जांपल हो गए आपके मैराइन के, जिनको हम फिजिकल सॉरी फिशरीज में, पिसिकल्चर ही बोलते हैं वैसे, पिसिकल्चर में यूज कर रहे हैं, फिशरीज में यूज कर रहे हैं। एंड फिशरीज का वो पोर्शन जहाँ पे फिशेस को कल्चर किया जाता है, दैट इज पिसिकल्चर, ठीक है। पाइसेस याद है ना? पाइसेस क्या है? क्लास, सुपर क्लास, फाइलम, फटाफट बताओ। पाइसेस क्लास है, सुपर क्लास है? एनिमल किंगडम का क्वेश्चन है। सुपर क्लास, वेरी गुड, सुपर क्लास, ठीक है। क्लास क्या क्या आ जाएंगी? तो जो भी कल्चर हम फिशेस से रिलेटेड कहेंगे उनको सेलेक्टिवली वी कैन से पीसी कल्चर। तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिया हुआ है फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर फिशेस का, तो मार्क करके रखोगे। सम ऑफ द मैराइन फिशेस दैट आर ईटन इंक्लूड हिल्सा, sardines, chondrichthyes एंड ओस्टिकथिस। और एक क्लास मैंने बताई थी एक्सटिंक्ट क्लास, प्लैकोडर्मी।
तो ये लिस्ट ऑफ फिशेस यहाँ पे दिए हैं जो कि यूज हो रहे हैं, जिनको मेन पीसी कल्चर में कल्चर किया जा रहा है। फाइंड आउट व्हाट फिशेस आर कॉमनली इटन इन योर एरिया। ये तो तुम लोग बता दो मुझे फटाफट, जो नॉन वेजिटेरियन हो, क्या क्या इस एरिया में, यहाँ तो बहुत चीज मिलता होगा। फिशरीज हैज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन इकोनॉमी, और ऑब्वियसली वी नो कि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं और हमारे यहाँ एक अच्छा खासा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है फिशरीज का। ये भी हमने जब इन्वायरमेंटल इश्यूज बता रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि वी शुड अवेयर अबाउट दैट, कि हम किस तरीके से पिसिकल्चर कर रहे हैं या किस तरीके से हम फिशरीज में इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं, या वो फूड के थ्रू बायोमैग्निफिकेशन वाले प्रोसेस उसके थ्रू हमारे अंदर कंटामिनेशन पहुंचेगा। तो एक पूरी प्रॉपर फूड चेन रिलेटेड है। It provides income and employment to millions of fishermen and farmers, particularly in the coastal state. For many, it is the only source of their livelihood. देखा होगा तुम लोग कोस्टल स्टेट में हो, कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ नाव लेके चले जा रहे हैं और पता नहीं कितने दिन के बाद वापस आते होंगे। क्या उनकी डेली रूटीन है, वो एक समुद्र चारों तरफ जहाँ पानी पानी है वहाँ उनका अपने सर्वाइवल के लिए तो उनका सोर्स ऑफ इनकम है। वो उसके लिए घर से दूर, सबसे दूर एकदम उधर अब जा रहे हैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी एक टफ लाइफ ही होती है। फॉर मैनी इट इज द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। In order to meet the increasing demand on fisheries, different techniques have been employed to increase production. For example, through aquaculture and pisciculture. I said pisciculture for fishes, aquaculture for the aquatic animal which from which we obtain certain product for human welfare. वो सब उन सब चीजों को हम कल्चर कर रहे हैं तो दैट विल बी एक्वाकल्चर। अगेन आई रिपीट, ठीक है, और है इस पे डिफरेंस, एक चार्ट है वहां से नोट डाउन भी करोगे। Through aquaculture and pisciculture, we have been able to increase the production of aquatic plants and animals, both freshwater and marine. और plant भी include हो जाएगा aquaculture में, both freshwater and marine. Find out the difference between pisciculture and aquaculture. This has led to the development of flourishing of the fishery industry, and it has brought a lot of income to the farmers in particular and the country in general. We now talk about the blue revolution as being implemented along the same lines as green revolution. अब तुम लोग एक चीज एक जगह नोट डाउन कर लेना, पहले आज तो खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना। ग्रीन रिवोल्यूशन, ब्लू रिवोल्यूशन, व्हाइट रिवोल्यूशन, रेड रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड हैं और इनके फादर ऑफ रिवोल्यूशन कौन है। ठीक है, अगेन आई रिपीट, ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, रेड रिवोल्यूशन, इनके फादर ऑफ रिवोल्यूशन कौन है और ये रिवोल्यूशन किस किस एरिया से रिलेटेड है। अभी कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा। The key difference between aquaculture and pisciculture is that aquaculture is the process of breeding, rearing, मतलब obtain करना and harvesting aquatic flora and fauna. Aquaculture, aqua means क्या होता है, water body, ठीक है, aqua means water, culture means water के water से related animals या living organisms को हम culture कर रहे हैं, that is aquaculture। तो broad spectrum हो गया। हार्वेस्टिंग एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना विद कमर्शियल वैल्यू, और हम कल्चर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम उसके प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर रहे होंगे, कुछ कमर्शियल वैल्यू उससे ले रहे होंगे, इन सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर, और यू कैन से इन मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर। While pisciculture is the culturing of fishes, fish farming to obtain fish and fish product as food. Is it clear difference? ठीक है, अब इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, इकोलॉजी, इवोल्यूशन और रिलेशनशिप, और यहाँ पे जो हम प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं, इन सबको कोरिलेट करने की कोशिश करो तो तुम्हें पूरा एक लिंक दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का भी कंसर्न है,
बायोडाइवर्सिटी अफेक्टेड होगी या रिलेशनशिप विद बायोडाइवर्सिटी है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन का भी इफेक्ट होगा, कल्चर ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है या मतलब एक्सोटिक मतलब उस वहाँ की लोकल स्पीसीज नहीं या बाहर के स्पीसीज हैं उनको भी हम कल्चर कर सकते हैं, स्केप ऑफ फार्म फिश, ठीक है, हम बढ़ा सकते हैं, एक जो ट्रेडिशनल चल रहा था उससे हम निकल सकते हैं और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इनहेंस कर सकते हैं, रिस्क ऑफ नेटिव फिशेस, इस तरीके की भी जो वहाँ के लोकल नेटिव फिशेस का रिस्क है उनको, अब ये पूरा पीसी कल्चर की ब्रांचेस हैं बेटा, ठीक है, उनकी भी स्टडी हो सकती है वहाँ पे, अफेक्ट वाइल्ड पॉपुलेशन, एक वाइल्ड पॉपुलेशन अगर उस पर आपका एरिया कम हो रहा है, पॉपुलेशन इनहेंस हो रहा है तो उसके भी इफेक्ट को स्टडी करते हैं, इंटरब्रीडिंग, दो स्पीसीज के बीच में इंटरब्रीडिंग कराने के लिए, फिश डिजीज एंड पैरासाइट, पैरासिटिक स्टडी, फिश डिजीज रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे कोई कंटामिनेशन या वहाँ पे अगर पैरासाइट प्रेजेंट है तो उसके इफेक्ट की स्टडी के लिए, या जब हम केस स्टडी करते हैं, इवन आई हैव डन प्रोजेक्ट ऑन क्लैरियस बटराकस जिसको आप मांगुर मछली बोलते हो, पहले भी बताया बीएचयू में मैंने जब किया था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे क्योंकि मुझे हार्मोनल इफेक्ट देखना था तो हम लोगों को सारी चीजें स्टडी करनी हुई, एक सर थे वो डिजीज पे एंजाइमेटिक एक्शन का कुछ स्टडी कर रहे थे, वो एंटीबॉडी एंटीजन स्टडी कर रहे थे, तो वो उस तरीके की चीजें उस फिश को देते थे ताकि उसका इफेक्ट दिखे, तो इसलिए भी हम यूज करने कल्चर करते हैं, यूज करते हैं, या यू कैन से कि लेबोरेटरी पर्पस, ये जो पर्पस दिख रहा है हमें सामने, इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए जब हम वेट लैब टेक्निक्स को यूज करते हैं, मीन्स हम लेबोरेटरी में वर्क करते हैं, तो हमें वहां पे भी कांटेक्ट करना पड़ता है कि फिशेस को डिलीवर करने वाले लोग हों, तो वहां पे भी पिसिकल्चर का रोल है, यूट्रोफिकेशन जो न्यूट्रिटिव वैल्यू इनहेंस होती जाती है, यूट्रोफिकेशन उसका इम्पैक्ट पड़ेगा इन पे, वाटर पोल्यूशन का इम्पैक्ट पड़ेगा, बायोटिक डिप्लीशन हो सकता है वहां पे, हैबिटेट लॉस डिस्ट्रक्शन, तो आपको ये पूरा एक सिनेरियो और इसको लिख लोगे ताकि कलेक्टिव वे में, यहाँ देखो तुम्हें इकोलॉजिकल भी दिख रहा है, इन्वायरमेंटल भी दिख रहा है एंड मेडिकल पर्सपेक्टिव या रिसर्च पर्सपेक्टिव से भी यू कैन सी कि किस तरीके से पीसी कल्चर, बेसिकली पीसी कल्चर या फिशरीज रिलेटेड है, इज इट क्लियर बेटा? या ये डिफरेंस नोट कर लोगे, पीसी कल्चर इज द फॉर्मिंग और द कल्चर ऑफ जस्ट फिशेज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फिश प्रोडक्ट, इट इज ओनली रिलेटेड टू द फिशेज, aquaculture is the forming or the culture of all aquatic plants and animals, it may include crab, prawn, mollusca, extra, ठीक है, यहाँ से या उस स्लाइड से नोट डाउन करेंगे, बस आपको दोनों डिफरेंट एक ही बात कह रहा है, डिफरेंट फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अगेन जो ब्लू रिवोल्यूशन की बात की जा रही है, ब्लू रिवोल्यूशन मीन्स ब्लू मीन्स पानी, न कि स्काई, तो पानी से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन हुआ उसको हम इंक्लूड करते हैं ब्लू रिवोल्यूशन में, तो यू कैन रिलेट हियर कि ब्लू इकोनॉमी ऑफ कोस्टल एंड मैराइन एक्वाकल्चर किस तरीके से रिलेटेड है, एक्वाकल्चर एंड फिशरी सेम है बेटा, सेम, इस अगर तुम फिशरी को एक्वाकल्चर के अंदर लाना चाहोगे तो उसको तुम ला सकते हो, बट ये उसी तरीके से है, जब आपको अप्रोप्रिएट आंसर देखना होता है मैथिली, तो आप यहाँ पे पीसी कल्चर को सेपरेट करोगे, क्योंकि वो एक एक ग्रुप हो गया ना, उसके बीच से निकाल दिया, जैसे मैं कहूँ कि कैप्सन के इंस्टीट्यूट फिर नीट के स्टूडेंट, तो कैप्सन के स्टूडेंट एंड नीट के स्टूडेंट, तो कैप्सन में से नीट को मैंने निकाल लिया, तो यू आर स्पेसिफिकली नीट स्टूडेंट, सेम वे में ये क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कि जब हम एक्वाकल्चर की बात कर रहे हैं तो वी कैन इंक्लूड फिश, बट जब हम पीसी कल्चर आपके सामने वर्ड आ जाएगा देन इट इज स्पेसिफिक फॉर द फिशेस, क्लियर है? तो ब्लू इकोनॉमी ऑफ कोस्टल एंड मैराइन उसका किस किस चीजों पे रिलेशन है, एडेप्टेशन टू क्लाइमेटिक चेंज, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ मैराइन रिसोर्सेज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड, फूड एंड न्यूट्रिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एडॉप्टेशन टू क्लाइमेटिक चेंज, इस तरीके से अगेन आपको एक लिस्ट दिख रहा है कि आप किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिकली अगर किसी कोई इस बिजनेस में है तो उसको आप ट्रेडिशनल एक चल रहा होगा वो फिशरीज में रोल प्ले कर रहा होगा, लेकिन बीइंग एजुकेटेड पर्सन आप कुछ चीजों को और कि वो किस तरीके से और प्रोडक्टिविटी उसमें इनहेंस कर सकते हैं,
यस बेटा, पिसिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ एक्वाकल्चर। ठीक है, क्योंकि एक्वा इज ब्रॉड स्पेक्ट्रम। एक्वा की जब हम बात करेंगे तो सारी, और एक्वा में तो देखो आप एनिमल्स के साथ साथ प्लांट भी आ रहे हैं, प्लांट से भी तो हमें प्लांट रिसोर्सेज भी हैं, ठीक है, जिससे हम आउटकम लेते हैं, मेडिसिनल आउटकम, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे हम अपना कंप्लीट हो जाएगा। एंड नाउ नेक्स्ट रहेगा प्लांट। अब प्लांट में आपको बेसिक में ध्यान में रखना है प्लांट ब्रीडिंग। अगेन जो हम प्रोडक्टिविटी की कन्वर्ट कर लिया हमने, एक इकोनॉमिक पर्पस से एक बिजनेस में उसको कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब देखो ये जो मैं इमेज दिखाने की बात कर रही थी, अब यहाँ पे आपको नंबर ऑफ हाइव्स दिख रही है, जो छोटे छोटे घर जैसे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे कुछ ऐसा एग्जीबिशन नहीं लगा हुआ है। दिस इज इमेज ऑफ एपिकल्चर। ठीक है, तो एक छोटी सी जगह में आपको कितने सारे हाइव्स, अब नेचुरली आपको एक पूरे एरिया में किसी बिल्डिंग में कहीं दिखेगा, पहले तो दिखता भी था, अब तो सिटीज में दिखेगा भी नहीं मधुमक्खी का छत्ता। कहीं अगर लगाते हुए आप देखोगे भी तो नियर बाय के लोग ही हटा देंगे। ठीक है, या कोई बड़ी ऊंची बिल्डिंग ऐसे ऐसे जगह पे दिख भी जाएगा, किले वगैरह जहाँ होते लोग घूमने जाते हैं वहां पे दिख जाता है नेचुरल। तो इस तरीके से एक छोटे से एरिया में काफी ज्यादा कल्चर हो रहा है। क्लियर, ये हो गया एक आर्टिफिशियल है, जो हम कहें कि मधुमक्खी का छत्ता बना लिया गया। और इसमें ये जो हाउस दिख रहा है ना, ये मल्टी लेयर्ड होता है, इसके अंदर अलग अलग लेयर है, कंपार्टमेंट है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक मैन्युफैक्चरिंग का है, तो कहीं पे वैक्स का फॉर्मेशन के लिए फिल्ट्रेशन है, कहीं पे हनी फिल्टर होके जा रहा है, कहीं पे पॉलन स्टडी के लिए चैम्बर लगा हुआ है। इस तरीके के डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिंग चैम्बर्स हैं एंड प्रोटेक्टिव मेजर्स दिख रहा है उनके यूनिफॉर्म से तुम्हें। ठीक है, तो ये एक देखो, इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें तुम यहाँ पे देख सकते हो कि अंदर एक कलेक्शन ऑफ हनी दिख रहा है। ठीक है बेटा, ये वैक्स दिख रहा है, वैक्स के यूजेस पॉलिशिंग वगैरह में, और जो माइका वगैरह है उसमें यूज कर रहे हैं। नाउ अपने सोचने समझने की शक्ति से बताओ कि प्लांट से हम क्या क्या रिसोर्सेज कर सकते हैं, और प्लांट में हम किस तरीके से एनहेंसमेंट कर सकते हैं, क्या चीजें होनी चाहिए। प्लांट ब्रीडिंग से आप क्या समझ रहे हो, पूरी जेनेटिक्स पढ़ रखी है, पूरे मेंडल्स लॉ पढ़ रखे हैं, तो हम किस तरीके से प्लांट ब्रीडिंग हम क्यों कराएंगे, व्हाट इज द पर्पस फॉर द प्लांट ब्रीडिंग, और इससे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है क्या। चलो मैं बोलती हूँ, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम देखें तो एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, इस तरीके का जो हम एक माइंड में ला सकते हैं कि रिसोर्सेज, अगर आप एक एल्गी की बात करें, या चलो एल्गी से भी पहले साइनोबैक्टीरिया में ज्यादा चले जाते हैं। नेम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया जिसको हम प्रोटीन रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं एंड रिच इन प्रोटीन, और स्पेस ट्रेवलर में भी यूज करते हैं। साइनोबैक्टीरिया बोला है मैंने, ध्यान रखना, आंसर शुड बी वेरी क्लियर। आज गलत आया तो मैं इस पे थप्पड़ भी मारूंगी मोबाइल से निकल के। साइनोबैक्टीरिया, रिप्लाई फास्ट, टेस्ट दे चुके हो इस एरिया का, चैप्टर का। तुम लोग तो मेरे इतने अच्छे बच्चे हो, बिना मेरे रिवीजन कराए टेस्ट भी दे रहे हो, परफॉर्म भी कर रहे हो। स्पाइरुलिना, वेरी गुड। ठीक है, इफ आई सेट की नेम ऑफ द एल्गी, ब्लू ग्रीन हटा दें, एल्गी, सिंगल सेल एल्गी, देन आंसर शुड बी ग्रीन एल्गी। एक और टर्म लगा देते हैं, क्लोरोफाइसी, आंसर शुड बी क्लोरेला, वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता है कि एक हम ये मैंने एग्जाम्पल क्या भी क्यों बताया, क्योंकि मैं
बोल रही हूँ तुम एक छोटे से सिंगल सेल जो तुम माइक्रोबियल है वहां से भी तुम उनसे आउटपुट ले सकते हो, वहां पे भी प्रोडक्ट कुछ ना कुछ ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो रिसोर्स की तरह वर्क कर रहे हैं। एंड एक हायर जिम्नोस्पर्मिक या एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो भी हम उनसे मल्टीपल रिसोर्सेज को ले रहे हैं, अगर वी टॉक अबाउट द फूड और वी टॉक अबाउट द मेडिसिनल और वी टॉक अबाउट द कमर्शियल पर्पज ऑफ फर्नीचर एंड पेपर इंडस्ट्री की बात करें। तो अब हमें इस तरीके की क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए हमें प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट इनहेंसमेंट, ठीक है, न्यूट्रिटिव वैल्यू की इनहेंसमेंट एक सिनेरियो चलेगा। तो हियर इन दिस सेक्शन वी विल टॉक अबाउट द प्लांट्स। ट्रेडिशनल फार्मिंग, ये भी हमें पता है कि जिस तरीके से अभी एक फिर भी एपीकल्चर तो ट्रेडिशनल फार्मिंग के कंपेयर में बहुत बाद में आया है, बट ट्रेडिशनल फार्मिंग की बात करें तो जब ह्यूमन सिविलाइजेशन डेवलप हो रही थी तभी ट्रेडिशनल फार्मिंग स्टार्ट हो गई थी। ठीक, कैन ओनली यील्ड अ लिमिटेड बायोमास। व्हाट इज बायोमास बेटा? यहीं पे रिप्लाई करो, व्हाट इज बायोमास? What do you mean by biomass? Exact definition of biomass. श्रद्धेश, मृणाल, वैदेही, ये इतने कम बच्चे क्यों हैं? सुबह सुबह की क्लास में क्या दिक्कत है? अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल ओवर। ठीक है, जिस भी एरिया में हम जिस पर्सपेक्टिव से जिस पर्सपेक्टिव से हम स्टडी करेंगे वहां पे अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो एक ट्रेडिशनल फार्मिंग से हम क्या कर सकते हैं, एक लिमिटेड बायोमास को जनरेट कर सकते हैं। और अभी हमने इश्यूज में पढ़ा है कि ह्यूमन पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, वी रिक्वायर्ड मोर फूड। ठीक है, हमें मोर फूड की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसके लिए हमें इन्हेंसमेंट करना पड़ेगा अगेन। ठीक है, हमें प्रोडक्शन को हाई करना पड़ेगा, वही चीजें हैं एज फूड फॉर द ह्यूमन एंड एनिमल। ठीक, अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही हमारे प्लांट है, जो पूरी फूड चेन बन रही है वही डिपेंडेंट प्लांट्स पे है, तो उसको तो हमें हाई करना पड़ेगा। ठीक है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीजेस इन एक्रीज कैन इंक्रीज यील्ड। एक्रीज इन एक्रीज, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड इंक्रीज इन एक्रीज। आई थिंक कलेक्टिवली टर्म लिया होगा, मैं देखूंगी जरा इस टर्म की क्या मीनिंग है। एक्रीज मीन्स, तुम लोगों में किसी को पता है तो बता सकते हो। कैन increase yield but only to a limited extent. Plant breeding as a technology has helped increase yields to a very large extent. Plant breeding अगर हम इसी चीज को ह्यूमन कंट्रोल से करें तो ऑब्वियसली रेट को हम इनहेंस कर देंगे, और एक रेट जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। ओके, एकड़ एरिया वाली बात, ठीक है, 1 एकड़ 2 एकड़ जो फार्मिंग का एरिया होता है। ओके, थैंक यू बेटा। प्लांट ब्रीडिंग एज अ टेक्नोलॉजी हैज हेल्प्ड इंक्रीज यील्ड टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अब यहाँ पे फिर से वही कॉमन फिनोमेना, हम ब्रीड की स्टडी करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स हाई होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक की नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्या, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके के हम प्लांट्स की यील्ड चाहते हैं, क्या प्रोडक्ट हम चाहते हैं, वो सब यहाँ पे पूरा बैकग्राउंड में चलेगा। As the technology has helped increase yield to a very large extent, who in India has not heard about of green revolution, which was responsible for our country to not merely meet the national requirement in food production, but also helped us even to export it. अब ये तुम्हें थोड़ा हम बैकग्राउंड में ले जाते हैं बेटा, कि इंडिया गुलाम था ये सबको पता है, इंडिया को आज़ादी मिली ये भी सबको पता है। तो जो टाइम था जब हम लोग आज़ाद हुए थे, उस वक्त हमारे पास जिस तरीके से आज खाने को चीजें हैं और पहनने को कपड़े हैं, और ये तो मैंने अपनी दादी के मुंह से सुनी हुई चीजें हैं, अंग्रेजों का राज कैसा होता था और किस तरीके से चेंज आया। मीन्स दादी मेरी बताती थी बेटा कि एक साड़ी, साड़ी के भी कलर नहीं होते थे उस टाइम। ठीक है, साड़ी अगर आ गई और वो सूती साड़ी ही होती थी ऑब्वियसली, तो वो भी बहुत बड़ी बात होती थी कि एक साड़ी आई है। अब तो हमारे पास पता नहीं मटेरियल में रेंज है, डिजाइनिंग
डिजाइनर साड़ीज और पता नहीं क्या, जस्ट मैं बता रही हूँ। उसी तरीके से खाने की भी चीजें थी। इवन मेरे घर में चावल की रोटी बनती थी। तुम लोग को भी सुन के अब अजीब लगेगा, हमारा जो गांव है वो 3 तरफ से गोमती नदी से घिरा हुआ है, और एक तरफ से ही आने जाने का रास्ता था जो कि उस वक्त डेवलप नहीं था, बाद में वो रोड बना। तो 3 तरफ से वो नदी से घिरा हुआ है, तो बाढ़ आने के चांसेस बहुत हाई रहते थे। तो वहां पे जो खेती होती थी उस अकॉर्डिंग टू, तो वहां पे धान उगता था, मतलब राइस उगता था। तो पापा लोगों ने चावल की रोटियां खाई हुई हैं। तो एक कि मतलब जो वो एरा था ना, उस वक्त हम इतने डेवलप्ड तो थे ही नहीं, उसकी तो बात छोड़ दो। उसके अलावा नेचुरल फार्मिंग की भी बात, आप ट्रेडिशनल की भी बात करो, तो इतना हम नहीं यूज कर पाते थे कि उससे हमारे जो कंट्री है, जितना रिक्वायरमेंट ऑफ फूड है वो वहां पे फुलफिल हो पाए। ठीक है, तो स्टार्वेशन की बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत सारे कुपोषण के शिकार भी होते थे पहले। इस तरीके के केसेस, ऐसी डिजीज बहुत होती थी। एक लार्ज पॉपुलेशन का हिस्सा इससे अफेक्टेड भी होता था। फिर धीरे धीरे जो ग्रीन रिवोल्यूशन वाला फेज आया, अभी हम लोग देखते हैं इसको ईयर वाइज, लाल बहादुर शास्त्री वाला जो प्रधानमंत्री थे, वो वाला 1960 वाला जो एरा था, तब ये रिवोल्यूशनल हुई। और एट द एंड क्या है कि नाउ अ डेज अफोर्ड करते हैं। आज ही सुबह एक न्यूज मैंने देखी थी, नोटिफिकेशन आ जाते हैं न्यूज बेटा, तो आज सुबह एक न्यूज देखी थी, उसमें लिखा था कि चाइना फर्स्ट टाइम एक्सपोर्टेड राइस, डिटेल मैंने अभी नहीं पढ़ा उसको, एक्सपोर्टेड राइस फ्रॉम द इंडिया, मतलब यहाँ से राइस एक्सपोर्टेशन की डिमांड आई है चाइना से। तो वी कैन रिलेट कि एक टाइम ऐसा था जबकि हम लोगों के पास जमीन उतनी ही है बेटा, एरिया तो नहीं बढ़ा है, बल्कि इंडिया का एरिया कम ही हुआ है पार्टीशन वगैरह की वजह से, लेकिन फूड बढ़ाया। तो खेती के एग्रीकल्चर के सिनेरियो, उसमें एक पूरा रिवोल्यूशनरी चेंज आया आफ्टर द ग्रीन रिवोल्यूशन, एंड ग्रीन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। क्लियर? प्लांट, ग्रीन कलर प्लांट का, क्रॉप का ग्रीन कलर, तो दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और ये बायोटेक्नोलॉजी में मैंने तुम लोग को एक इंट्रोडक्शन दिया था स्टार्ट करने के पहले। क्लियर बेटा? तो हु इन इंडिया हैज नॉट हर्ड ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन? तो उससे आज हमारे पूरे कंट्री का इतना चेंज हो गया कि हम जो हमारी पॉपुलेशन है उसको तो अवेलेबल करा ही रहे हैं, ओवर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्लियर? लाइक हम अफ्रीकन कंट्रीज की तरह ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन के बहुत केसेस हैं, बट हाँ ये जरूर है कि ये अगेन वही गवर्नमेंट और कह लो कि करप्शन की वजह से, जैसे तुम लोगों ने सुना होगा मिड डे मील, ठीक है, आंगनबाड़ी, ये सब चीजें क्या है जो आपको एक न्यूट्रिटिव रेंज के प्रोडक्ट अवेल करा रही हैं। एक बीपीएल लाइन के बच्चों को, या एक बीपीएल जो फैमिली है, बिलो पॉवर्टी लाइन की जो फैमिली है, फिर उनको एक सर्टेन अमाउंट में फिक्स है कि कितना राशन सरकार से मिल रहा है, मतलब कितने ग्रेन्स उनको मिल रहे हैं, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या है, क्या उस सप्लीमेंट से, जैसे आंगनबाड़ी वाली जो होती है वो फीमेल्स को, प्रेग्नेंट लेडीज हैं तो उनको पूरा प्रॉपर डाइट डिजाइन करके देती हैं, फिर उनको आयरन, कैल्शियम, इस तरीके की सप्लाई, तो एक पूरा ऑन पेपर भी मेंटेन है और कुछ एक्सटेंट तक एप्लीकेबल भी है, लेकिन फिर इसमें काफी ज्यादा लूप वगैरह भी हैं। अगेन नेट को तो क्या, फटाफट हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन का जो रोल है वो हमें हमारी कंट्री में इतना हाई लेवल का एक चेंज लाया, मतलब एप्लीकेबल जो, और इसमें साइंटिस्ट लोग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। मतलब जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट जब साइंटिस्ट की सुनती है तो ऑब्वियसली वहाँ एक आउटकम आपको अच्छा आता है। जैसे कोरोना से अगर आपको निकलना है तो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे साइंटिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, वैक्सीन डिजाइन ही साइंटिस्ट करेंगे। ठीक है, मेडिकल प्रैक्टिशनर उनको सिम्टम्स वगैरह बताएंगे, और जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो उस पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये एक ऐसा एरा था जहाँ पे फॉरेन से अप्रोच को लिया गया कि इस तरीके के रिवोल्यूशन ऑलरेडी अमेरिका वगैरह साइड में, ऑस्ट्रेलिया साइड में हो चुका था, और वहाँ की प्रोडक्टिविटी, वहाँ के ग्रेन्स की क्वालिटी हाई थी। ठीक है, तो वहां से स्वामीनाथन जी ने इंपोर्ट किया उन टेक्निक्स को, और जो वो उनको जो भी आइडियाज लगे, और वो मिनिस्ट्री में थे और वहां से एक पढ़े लिखे एजुकेटेड मिनिस्टर भी थे वो, तो उन्होंने जब इस चीज को अप्लीकेबल कराया तो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रिवोल्यूशन। तो वहां से एक चेंज आया था, दैट इज ग्रीन रिवोल्यूशन। ठीक, शास्त्री जी के टाइम में सुब्रमण्यम जी मिनिस्टर थे, फूड मिनिस्टर,
और वही जो मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि यहाँ से इन्होंने स्टडी की, तो उसके बाद अप्लीकेबल स्वामीनाथन जी के साथ वो कोलैबोरेट करके इसको अप्लीकेबल करा पाए थे। ठीक है, तो दोनों लोग सारा एक जो ग्रुप था उस ग्रुप ने काफी वर्क किया, एंड दैट्स व्हाई द जो कंट्रीब्यूशन स्वामीनाथन जी ने इंडिया के लिए किया एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्ड के फादर डिफरेंट हैं एंड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इंडिया के डिफरेंट हैं बेटा। वर्ड के फादर क्या तो बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग हैं फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो डेवलपिंग कंट्रीज कैन leapfrog several stages in the development process through the application of biotechnology and in agriculture। और नाउ डेज उसके बाद 70s 80s वाला एरा आया, जब 70s 80s वाला आया तो वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की भी वजह से काफी एनहेंसमेंट हुआ इस प्रोसेस में। क्लियर, तो स्वामीनाथन जी का थोड़ा सा नाम याद रखोगे, कुछ इनको अवार्ड जो मिले हैं ये भी आप याद रखोगे बेटा। रामन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है इनको एंड पद्म विभूषण अवार्ड मिला हुआ है, तो ये आप जस्ट याद रखें। एंड ही इज नॉर्मन बोरलॉग जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है। नोबेल प्राइज मिला हुआ है इनको, नोबेल पीस प्राइज 1970 वाज अवॉर्डेड टू नॉर्मन ई बोरलॉग। याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। और इस इन लोगों ने जो टेक्नोलॉजी या जो हाइब्रिड वगैरह उस वक्त यूज किए, जो इन्हेंसमेंट कराया और जो एरिगेशन की चीजें इन्हेंस की, दैट विल बी एक्चुअली ग्लोबली इसने पूरा फार्मिंग के एक व्यू को चेंज किया था। ठीक है, अब भी अगर हम कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग या ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग तो एक क्या है कि चली आ रही है, लेकिन उसको स्टडी करना कि किस तरीके से हम उसको एनहेंस कर सकते हैं और किस तरीके से उसको प्रोडक्टिविटी में यूज कर सकते हैं। तो अगेन वहां पे आपको कुछ जेनेटिक के फिनोमेना बेटा ध्यान में रखना है। ठीक है, उसको आप समझना। प्लांट ब्रीडिंग इज द साइंस ऑफ इम्प्रूविंग जेनेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप्स। आप चाहे बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लो या आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करो या आप ब्रीडिंग की बात करो, अल्टीमेट गोल क्या है हमारा? जो जीन रिस्पॉन्सिबल है उसमें कोई तो ऐसी खास बात है जिससे हमें कोई कैरेक्टर, फिनोटाइपिक कैरेक्टर ऐसे दिख रहा है कि जिस वजह से हम उस क्रॉप को कल्टीवेट कर रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये सभी यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएंगे फिर से। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन, तो अगेन सिलेक्शन ऑफ सुपीरियर कैरेक्टरिस्टिक्स, और उनके बीच में हम हाइब्रिड कराएंगे और हर हाइब्रिड से हमें रिजल्टेंट डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मिल सकती, इसलिए ये मल्टीपल रिपीटेड प्रोसेस होती हैं। क्लियर? फिर ब्रीज क्रॉसिंग क्या हो गया? अब जस्ट सपोर्ट कि इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना बेटा, क्योंकि ये भी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ ले ब्रीज क्रॉसिंग, तो यू शुड रिलेट। अब जैसे ब्रीज क्या होता है? एक पुल, ठीक, एक किनारा ये है, एक किनारा ये है नदी का, या ये भाटे वाला ब्रिज समझ लेते हैं हम लोग। भाटे तक जाने के लिए हमें ये, अब इधर का एरिया का नाम नहीं पता है मुझे ठीक है, यहाँ से यहाँ हमें क्रॉस करना है और उसमें ये ब्रिज हेल्प कर रहा है। ठीक, जस्ट उसी तरीके से आप ध्यान दो कि एक स्पीसीज ए है, ये फिगर विजिबल है? एक मिनट रुको, इज इट विजिबल बेटा? ए बी सी इतना तो समझ में आ रहा होगा और मैं लिखूंगी भी साथ में। विजिबल है? चलो अब विजिबल है। अरे छोटा सा कॉन्सेप्ट है, फटाफट हाँ बताओ तो अभी खत्म हो जाता कॉन्सेप्ट। देखो अभी ध्यान से, ए स्पीसीज है एंड बी स्पीसीज है, इनके बीच में नेचुरल क्रॉस नहीं हो सकता है। ठीक, नेचुरल क्रॉस या नेचुरल हम इन ब्रीड के बीच में क्रॉसिंग नहीं करा सकते हैं, लेकिन हम ए को सी से क्रॉस करा सकते हैं। क्लियर? ए की सी के साथ क्रॉसिंग हो सकती है। क्लियर? और ए और सी के रिजल्टेंट एक प्रोडक्ट ऐसे मिला, एक प्लांट जो आया ए सी का रिजल्टेंट, जस्ट हम इसको डी से लेबल कर सकते हैं, और डी की कंपैटिबिलिटी या डी बी के साथ हाइब्रिड कर सकता है या डी बी के साथ ब्रीड कर सकता है। बस इतना समझो कि डी और बी के बीच में क्रॉसिंग हो सकती है। तो क्या मैंने बोला? ए कैसे सिंबल दिखाएं?
ए क्रॉस बी नॉट पॉसिबल नेचुरली, ध्यान से सुनना, बट ए क्रॉस सी पॉसिबल है, ए क्रॉस सी पॉसिबल है, ठीक है। अब ए क्रॉस सी से जो रिजल्टेंट मिला दैट इज डी, एंड बी क्रॉस डी पॉसिबल है, समझना है इस चीज को, बी क्रॉस डी पॉसिबल है, ठीक है। इसको हम लिख दिए ई। तो ई में क्या बी के ई में क्या बी के कैरेक्टर आ गए ना, और ए के भी कैरेक्टर आ गए। नहीं समझ में आएगा मैं दोबारा बताऊंगी, ध्यान से एकदम, ठीक है। जस्ट हम उसको गैमेट फ्यूजन करा रहे हैं, लेकिन उससे कुछ रिजल्टेंट जाइगोटिक एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमें रिपोर्टेड नहीं हुआ। एज्यूम किया हमने कि हमें कोई क्रॉप इल्ड नहीं मिल रही है, उन दोनों के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो सकती, कोई नई इल्ड नई प्रोजेनी फॉर्म नहीं हो सकती। फिर से सुनना इस चीज को, और एक मिनट मैंने इसमें ब्लैक स्लाइड ऐड की हुई है, उस पर चलते हैं। देखो बेटा मैं क्या कह रही हूँ, हमें ब्रीज बनाना है, ठीक है, और जेनेटिक्स है इसके पीछे, इसलिए बता रही हूँ बार बार, ए और बी के बीच में क्रॉस पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, लेकिन हमको बी के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ए के कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो चाहिए, तो हम एक कॉम्बिनेशन एक ब्रिज बना के जा रहे हैं, एक अल्टरनेट फॉर्म में जा रहे हैं। ए एक दूसरा प्लांट है सी, जिसके बीच में क्रॉस पॉसिबल है, ठीक है, और ए और सी का जब क्रॉस कराते हैं तो रिजल्टेंट प्लांट जो बना दैट इज डी, ठीक। डी और बी के बीच में क्रॉस पॉसिबल है, पॉसिबल लिख देती हूँ मैं, क्रॉस हो सकता है, कांट क्रॉस लिख लेते, या क्रॉस नहीं हो सकता, ठीक है। तो बी और डी के बीच में क्रॉस हो सकता है, तो अब डी क्या है बेटा, डी को अगर हम ब्रैकेट में मैथ्स की तरह समझना चाहें तो डी के अंदर ए प्लस सी या ए प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, डी के जो जीन्स हैं वो क्या है बेटा, ए प्लस सी, ठीक। और बी और डी को जब हम अगर पूरा ओपन करें तो ये क्या हो गया, बी प्लस सॉरी ए प्लस सी, डी को हमने रिप्लेस कर दिया ए प्लस सी से, तो हमें क्या मिला, बी प्लस ए प्लस सी, और इसको हम टर्म दे दें ई, तो ई के अंदर हमें ए और बी दोनों के कैरेक्टर आ गए, ई में ए और बी दोनों प्रेजेंट हैं, जो कि नेचुरली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था और ए और बी के बीच में क्रॉस नहीं हो सकता था, वो चीज हमें यहाँ पे मिल गया। अब क्या कैरेक्टर आ रहे हैं दैट डिपेंड्स, जब हम फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन स्टडी करेंगे तब, अगर हम इसको इक्वेशन 1 बोले, इसको इक्वेशन 2 बोले और इसको इक्वेशन 3 बोले, एंड फाइनली वी ऑब्टेन ई, तो ई के अंदर जो कि इक्वेशन 1 पॉसिबल नहीं था, ए और बी के बीच में क्रॉसिंग नहीं हो सकता था, लेकिन जो ई प्रोडक्ट है उसके अंदर ए और बी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? जैसे हम ये एक नदी है, ये एक नदी है, नदी का सिरा है, ये एक नदी है, इधर कुछ ऐसी चीजें हैं, यहाँ पे हीरे की खदान मिल गई है, लेकिन इस नदी की वजह से हम जा नहीं सकते, और ये इतनी बड़ी है कि ये हीरे की खदान तो डिसअपियर नहीं होने वाली है, और ये नदी ऐसे ही बड़ी रहने वाली है, और यहाँ तैरने वरने की कोई गुंजाइश नहीं है, बीच में बहुत सारे एनिमल हमने खड़े कर दिए, यहाँ पे मगरमच्छ भी ले आए, सब कुछ ले आए हैं, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर सकते, और हीरे की खदान है भाई, वो तो प्रेजेंट रहेगी, अभी डिग्रेड नहीं होगी,
हमने क्या प्लान किया कि यहाँ पे एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक, एक ब्रिज बनाया, तो ब्रिज जब बन जाएगा तो उस ब्रिज के थ्रू हम यहाँ तक पहुंचे और हम गए हीरे की खदान से खुदाई की, हीरे ले आए, फिर से इस ब्रिज से वापस चले गए। तो जो ये एक जोन था और ये तो दूसरा जोन था, इनके बीच में जो नदी थी उससे हम ओवरकम हो गए बाय द ब्रिज फॉर्मेशन, ठीक है। सेम वे में ए के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, ए प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, बी प्लांट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, लेकिन उन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमें कोई रिजल्टेंट वो डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स का प्रोजेनी में आउटकम नहीं दिख रहा था, या वो प्रोजेनी डेवलप नहीं हो रही थी, या डेवलप भी हुई तो हमें वो कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, कंपैटिबल नहीं थे, मतलब हम पहले डेवलप ही नहीं करते हैं, ठीक। लेकिन ए एक सी थर्ड प्लांट हम ले लिए और उनके बीच में क्रॉस कराए तो एक नई प्रोजेनी बनी जिसके अंदर ए के कैरेक्टर ट्रांसफर हो गए। अब इस जो नई प्रोजेनी है इसको हमने पहली वाली जो दो हम प्रोजेनी लिए थे उसमें से बी से क्रॉस करा दिए, तो बी और डी के क्रॉस के रिजल्टेंट हमें एक ऐसा ई मिला जिसके अंदर ए और बी के कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं, क्योंकि जीन तो ट्रांसफर हुए ना, ए के जीन ट्रांसफर हुए, सी के साथ डी में आ चुके थे, और बी और डी क्रॉस कर सकते हैं तो अगेन यहाँ पे बी के जीन आ जाएंगे, तो बी प्लस ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन बन गया। देखो अभी अभी ये बनाया बेटा, ऐसे ही नोट कर लोगे तो तुम्हारा भी क्लियर रहेगा। तो जो बी प्लस ए प्लस सी का कॉम्बिनेशन है इसमें हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के चांस हैं कि वो आ जाए, जो हमें बी और ए के कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए थे वो इस क्रॉसिंग से हमें मिल सकते हैं, तो दैट इज ब्रिज क्रॉसिंग। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। फास्ट रिप्लाई करो, बदमाशी कम करो जरा, इतनी कोई टफ चीज नहीं बता रहे। नहीं आया तो दोबारा बताऊंगी, लेकिन रिप्लाई एटलीस्ट फास्ट करो। मृणाल को तो पहले आ गया था। कौशिक आ गया बेटा? किसको नहीं आया? मैथिली आ गया, मृणाल, श्रद्धेश, स्नेहा, वैदेही। तो कन्वेंशनल मेथड में हम देख रहे हैं बेटा कि कन्वेंशनल में हम टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम एक जो नेचुरली आपस में ब्रीडिंग को शो नहीं कर रहे थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक को इनहेंस करने के लिए, वहां पे हाइब्रिड भी नहीं बन रहा है, तो हमने एक ब्रिज क्रॉसिंग को इंट्रोड्यूस किया। और मैंने इसलिए इसको डिटेल में बताया क्योंकि इसके पीछे जेनेटिक्स का फिनोमिना है, तो हो सकता है ये बाउंसर में आपको आ जाए, मतलब ऐसे टफ क्वेश्चंस में आ जाए। फिर रिपीटेड बैक क्रॉसिंग। अब रिपीटेड बैक क्रॉसिंग तो मेरे बच्चों को पता ही है, रिपीटेड बैक क्रॉसिंग से हम किस चीज से ओवरकम हो सकते हैं बेटा? रिपीटेड बैक क्रॉसिंग क्यों करानी जरूरी है? कल भी हुआ था इस पे बात। रेसेसिव होमोजाइगस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। रेसेसिव के एक्सप्रेशन लिमिटेड अमाउंट में ही रहे, रेसेसिव कैरेक्टर जिस तरीके से अगर उसमें आ रहा है होमोजाइगस तो वो उतना ही रहे, लेकिन पूरा वो डोमिनेंट को रिप्लेस ना कर ले, इसलिए हमें कंटिन्यूअस टाइम में उस ब्रीड में रिपीटेड बैक क्रॉसिंग करानी पड़ेगी। नाउ दिस ऑल थ्री फिनोमेना इज क्लियर। हाइब्रिडाइजेशन, हम हाइब्रिड फॉर्मेशन करा रहे हैं, हाइब्रिड ब्रीडिंग करा रहे हैं, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में हाइब्रिड्स बनवा रहे हैं, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। ब्रीज क्रॉसिंग, दो प्लांट्स आपस में कंपैटिबल नहीं थे, उनके बीच में क्रॉसिंग नहीं हो सकती थी, हमने पहले एक प्लांट को तीसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराया और जो तीसरे प्लांट का रिजल्टेंट प्लांट आया वो सेकंड प्लांट के साथ क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है। और इस वे में एक लूप की तरह, एक ब्रिज की तरह हमने फर्स्ट प्लांट और सेकंड प्लांट के बीच में जो क्रॉसिंग से कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं हो रहे थे, नहीं आ रहे थे, उसको हमने ब्रिज फॉर्म करके उन कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करा दिया नेक्स्ट फोर्थ प्लांट में। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे ये इमेज मैं अगर नहीं क्लियर होगा तो ग्रुप में सेंड कर दूंगी, वैसे पीडीएफ में विजिबल होगा, पीडीएफ ही पढ़ा रही हूँ मैं, तो पीडीएफ अपलोड करेंगे तो आप इसको इस पे थोड़ा सा टाइम दे लोगे बेटा, क्योंकि ये बुक में नहीं मिलेगा। अच्छा, एक ये डिफरेंस है स्पाइरुलिना और क्लोरेला का, ये पढ़ लोगे, वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं, कौन कितना न्यूट्रिशियस है, क्योंकि कब हमें स्पाइरुलिना को सेलेक्ट करना है, कब क्लोरेला को सेलेक्ट करना है, कब बोथ द ऑप्शंस के लिए जाना है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और दिस इज रिलेटेड टू प्लांट किंगडम से भी रिलेटेड है, एंड आप यहाँ पे भी इसको एक बार पढ़ लोगे।
ठीक है। अब प्लांट ब्रीडिंग के ही पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी में आते हैं पहले वापस। ग्रीन रिवोल्यूशन हमें समझ में आ गया। ग्रीन रिवोल्यूशन वॉज डिपेंडेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वेराइटी इन व्हीट। जैसे हम एनिमल्स में देख रहे थे बेटा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम ब्रीड्स डिसाइड करेंगे, उसी तरीके से हम प्लांट्स में भी डिसाइड करेंगे कि वो डिजीज रेजिस्टेंस हो, क्रॉप यील्ड अच्छी हो, उसके फ्रूट अच्छे आ रहे हो, उसका ग्रेन अच्छा हो, ग्रेन का साइज अच्छा हो, ग्रेन में न्यूट्रिशन वैल्यू जो उस पर्टिकुलर ग्रेन में होना चाहिए, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीसीज में होना चाहिए, उसमें कितने कंसंट्रेशन उस ब्रीड में आ रहा है। ठीक है, तो एक वेरिएशंस वहां पे रहेंगे। व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग? प्लांट ब्रीडिंग इज द पर्पसफुल मैनिपुलेशन। अब ये बड़ी अच्छी लाइन है, पर्पसफुल। ऐसा नहीं कि कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिसका कोई पर्पस हो, ऐसा मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इन ऑर्डर टू क्रिएट desired plant types that are better suited for cultivation, give better yields and are disease resistant। कितने पॉइंट मिले बेटा आपको? better suited for cultivation, better yield and disease resistant। तो 3 मेजर पॉइंट क्या हो गए? उनकी yield अच्छी होनी चाहिए, उनको कल्टीवेट करने के लिए प्रोसेस थोड़ा सा फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, कॉस्टली बहुत नहीं होना चाहिए, और उनके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर हो। मतलब जब हम ब्रीड सेलेक्ट करेंगे बेटा, जैसे मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल वे में अगर हम देखें, एक हम तुम्हें आइडिया दें कि ऐसा नहीं कि हर चीज जीन मैनिपुलेशन से ही आएगा। जीन मैनिपुलेशन तभी होगा ना जब जीन प्रेजेंट है, कहीं से हम जीन आइसोलेट कर रहे हैं, जीन को हम कट करके निकाल रहे हैं और किसी में इंसर्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जीन तो एग्जिस्ट करता था, उस प्रॉपर्टी को हम दूसरे में चाह रहे हैं। ए में वो प्रॉपर्टी थी, बी में वो प्रॉपर्टी नहीं थी, तो हमने ए से उसको आइसोलेट किया, ए से लिया, एक होस्ट लिया, एक वेक्टर लिया, उसमें इंसर्ट किया और बी में उसको ट्रांसफर कर दिया। ये तो प्रोसेस हो गई जेनेटिक इंजीनियरिंग की, ऑल आर अवेयर अबाउट दैट। लेकिन ये जो ए में कैरेक्टरिस्टिक्स थी, तो ये तो वाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक है, ये तो उसमें नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक, जस्ट आप देखो कि ट्राइकोम्स जैसे प्रेजेंट है। अगर एक आप लीफ ले लो जो क्यूटिकल की स्मूथ लेयर हो, और एक आप ऐसी लीफ देखो जैसे चलो गुलाब की लीफ को लेते हैं, उसके मार्जिन पे कांटे जैसे स्ट्रक्चर हो रहे हैं, तो वो इंसेक्ट के लिए, या कोई और मदार की लीफ, कैलोट्रोपिस की लीफ अगर ध्यान में हो, तो वो थोड़ी सी लेदरी होती है और उसपे हेयरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो उस तरीके का जो अपीयरेंस है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक तरीके का उनका नेचुरल अपीयरेंस है, जो उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट दे रहा है। उसको इंसेक्ट उस पर अटैक करेगा, तो इंसेक्ट कोई इंसेक्ट अगर उससे इनकॉर्पोरेट करेगा, तो उसको हो सकता है वो हिंड्रेंस करे। तो वो मॉर्फोलॉजिकली उनका एक डिफेंस सिस्टम उनके पास है। इस तरीके से हम ब्रीड के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी किए और क्लोजली रिलेटेड ब्रीड्स देख रहे हैं कि एक में ये है, एक में ये नहीं है, उसको हमने क्रॉसिंग करा दी, तो हमें एक जो न्यू प्लांट मिलेगा, जो न्यू क्रॉप मिलेगी, उसमें वो जो नेचुरल उसके जीन थे वो वहां पे एक्सप्रेस होने के, अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी बेटा। आप जब तक आप जेनेटिक मैनिपुलेशन तक नहीं आते हो, मतलब जीन जेनेटिक इंजीनियरिंग को नहीं यूज कर रहे हो, तब तक आपके डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ अनवांटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के फ्लो होने के चांसेस हैं। और डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के भी एक्सप्रेस होने के चांसेस तभी होंगे जब वो क्रोमोसोमल पेयर में आया होगा और एक्सप्रेस होगा। तो ये मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट करती हूँ कि ऐसा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको डेवलप हो गया, ठीक है, वो आपका जो आपने डिजायर्ड बोल दिया और बस ए को बी से मिलाया और सी में आपके वो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। तो बीइंग अ साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि इसके पीछे भी जेनेटिक्स वर्क करेगी, ठीक है, बाई चांस फिनोमेना वर्क करेगा। तो हमें ऐसे ब्रीड सेलेक्ट करनी है जिनको कल्टीवेशन इजी हो, जिनकी बेटर यील्ड हो, क्रॉप की क्वालिटी, अगर हम वीट को ले रहे हैं जस्ट सपोज, तो उसके वीट के ग्रेन की साइज अच्छी हो, उस वीट में न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई हो, इस तरीके के हम नेचुरल अकरिंग ब्रीड को सेलेक्ट करेंगे। डिजीज रेजिस्टेंस शो कर रहा हो, वाइल्ड होगा, मोस्टली ये उसी तरीके से है जैसे कल एग्जाम्पल दिया था ना, एक गांव से पढ़ा लिखा बच्चा आया, वो भी मेडिकल तक पहुंच गया, और एक बहुत पैम्पर किए हुए घर का बच्चा गया, वो भी मेडिकल कॉलेज तक पहुंच गया। दोनों की नॉलेज लेवल एक ही जैसे है,
लेकिन दोनों का एक्सपोजर की वजह से उनके एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग हो चुके हैं। अब वो इन्वायरमेंट से अलग तरीके से डील कर रहे हैं। तो जब हम एक वैरायटी की वाइल्ड स्पीसीज को देखते हैं या वो ऐसे एक थोड़ा सा एबनॉर्मल जगह पे वो ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर जरूर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्रेस हुई होगी और वो कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी वहां की ब्रीड में, जनरेशन टू जनरेशन, जो तुम्हारे डोमेस्टिक या नियर बाई फ्रेजाइल कंडीशन में वो स्पीसीज तो है, वहां पे वो राइस डेवलप हो रहा है, वो वीट डेवलप हो रहा है, लेकिन दोनों में एक कुछ ऐसा तो मार्जिनल डिफरेंस जरूर होगा। इज इट क्लियर बेटा? तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उस पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक को वाइल्ड स्पीसीज से लेके आना, और इस यहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू अगर हाई है और वहाँ पे कुछ ऐसा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस हाई है या डिजीज रेजिस्टेंस हाई है, तो दोनों को मिक्स करके अब हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बना लिया, ऐसी ब्रीड क्रिएट कर दी जिसमें वाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी प्रोटेक्टिव वाली आ गई एंड न्यूट्रिटिव वाली हमारे डोमेस्टिक की कैरेक्टरिस्टिक आ गई। इज इट क्लियर? सुन रहे हो ना सब अटेंटिव होके? तो conventional plant breeding has been practiced for thousands of years since the beginning of human cultivation. Recorded evidence of plant breeding dates back to 9,000 to 11,000 years ago. तब से ये सब फॉर्मिंग तो चली रही है। Many present day crops are the result of domestication. जो मैं बता रही हूँ कि आपने एक पैम्परिंग करके आप ग्रो कर रहे हो और एक वाइल्ड ग्रो कर रहा है कि वो तो किसी भी कंडीशन में आ ही जाएगा। मतलब किसी भी के कंडीशन में ये नहीं कि उसको हम उठा के डेजर्ट में ले जाएं कि अब यहाँ पे तो गेहूं उग के दिखाओ, वैसा नहीं। इन एंशियंट टाइम्स टुडे ऑल अवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर लाइन